नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। इंडिया गठबंधन अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है तो वहीं एनडीए में फूट पड़ गई है। कई दल जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं और अपने आप को बीजेपी से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अब बात जो है वो बन गई है। चाहे दिल्ली हो या यूपी हो या पश्चिम बंगाल हो या तमाम और राज्य जहां हैं, वहां पर इंडिया गठबंधन के दल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी भगदड़ मचने वाली है। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद एनडीए ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी भगदड़ मचेगी। और अभी आपने देखा कि काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, बताया जा रहा था जो बीजेपी समर्थित मीडिया है कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, दल आपस में भिड़ रहे हैं, अलग अलग हो गए हैं। लेकिन हमने जो बात कही थी और लगातार इस बात की जानकारी हम लगातार आपको देते आए हैं कि कैसे अंदर खाने बातचीत चल रही है। और इतना ही नहीं, बातचीत जो है वो हो रही है, सही वक्त आएगा और उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा, घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में घोषणा हो गई है और उत्तर प्रदेश में तो अब इंडिया गठबंधन को और भी मजबूत करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस और सपा कर रही है। इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि जो दल नाराज होकर गए हैं या फिर किसी भी मजबूरी के चलते गए हैं वो भी वापसी करने के लिए सोच रहे हैं। और कुछ ऐसे दल जो अभी भी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए व्याकुल नजर आ रहे हैं। तो इतना ही नहीं, बहुत सारे खुलासे जो है वो होने वाले हैं, क्या कुछ चल रहा है इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन के अंदर। और खासतौर बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो चुनाव के ऐलान के बाद पाला बदलने की कोशिश में बैठे हुए हैं, तैयारी में बैठे हुए हैं, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके सारे जो खुलासे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे इंडिया गठबंधन की मजबूती से बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी के साथ साथ कई और भी जो बीजेपी एनडीए के साथ साथ जो बीजेपी में कई नेता हैं वो भी पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस मुद्दे पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें। खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ये इंडिया गठबंधन के सीटों का जो है वो ऐलान हो चुका है, सहमति बन गई है सपा और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस को 17 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली हैं तो वहीं 63 सीटें जो है वो सपा के खाते में आई हैं और अपने खाते से अखिलेश यादव कई और पार्टियों को सीट देने के लिए तैयार बैठे हैं। इस पर उनका बड़ा बयान आया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने भी अब पूरी तरीके से संकेत दे दिए हैं। जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इंडिया गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा बयान जयंत चौधरी का अब आया है। जयंत चौधरी ने क्या कहा चलिए आपको सुनाते हैं और इसके साथ ही उन्होंने बधाई भी दी और उसके बाद अखिलेश यादव का क्या बड़ा बयान आया है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जयंत चौधरी का बयान सुनाते हैं, सुनिए। जी, आपका एनडीए के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन उसकी ऑफिशियल घोषणा कब होगी? घोषणा होगी तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आज का विषय नहीं है। मैं चौधरी साहब के यहाँ आया हूँ और हमारी माता जी का हाल में निधन हुआ। घर परिवार के लोग, क्षेत्र के सब हमारे बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे मिलने आया, अपनी संवेदना उनके प्रति व्यक्त करने आया हूँ। किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर क्या? उम्मीद है कि इसका कुछ हल निकलेगा। दोनों ही तरफ से एक धैर्य की आवश्यकता है और कतई भी कोई हिंसा ना हो और उनकी बात मानी जाए। सत्यपाल मलिक के घर भी कल सीबीआई की रेड पड़ी है लगातार, तो उस पर क्या कहना है? उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। जो एक क्रिया है उस पर मुझे लगता है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैं क्या दूँ। अच्छा, उसका सपा का और जो है कांग्रेस का जो गठबंधन हो चुका है यहाँ पर सीट के, मुझे उनको मेरी शुभकामनाएं। उनको शुभकामनाएं। इंडिया गठबंधन पर यह सबसे बड़ा बयान जयंत चौधरी का आया है। पहली बार उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर बयान दिया है जब से ये चर्चाएं शुरू हुई हैं कि वो एनडीए में शामिल हुए हैं। जब से एनडीए में शामिल होने की खबर आई है और उनके तरफ से जो भी बातें कही गई हैं उसके बाद अब जयंत चौधरी का यह बड़ा बयान आया। तो लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी पाला बदलने का मन बना चुके हैं। जयंत चौधरी ने किसानों पर भी कहा कि उनकी बात मानी जाए, तो बीजेपी से उनकी तलखियां बढ़ रही हैं, बीजेपी से उनकी बात नहीं बन रही है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि जल्द ही वो सपा और कांग्रेस के साथ आने को तैयार बैठे हैं। जल्द ही इसकी घोषणा भी की जा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव का भी इस पर बयान आया है, विस्तार से आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। लेकिन उससे पहले हमारे ऑनलाइन एडिटर, हमारे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमने तुझे जिस तरीके से जयंत चौधरी का बयान आया, अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। हालांकि क्या कुछ उन्होंने कहा है जयंत चौधरी को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, जो उन्हें सीटें मिली हुई हैं इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर एक जो है विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव का बयान भी सुनाएंगे। लेकिन जयंत चौधरी जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, डीबी लाइव लगातार बता रहा है कि जयंत चौधरी की बात बीजेपी के साथ नहीं बन रही है, बीजेपी के साथ नहीं जम रही है और इसीलिए वो इंडिया गठबंधन में वापसी करना चाहते हैं। तो अब जयंत चौधरी ने शुभकामना भी दी है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो किसानों की मांग मानी जाए, इस पर उन्होंने बयान दिया। इससे पहले उन्होंने जो जसप्रीत सिंह के साथ हुआ था, जो कुछ भी बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा किया गया था, उस पर भी उन्होंने एक तरीके से अपना बयान जो है वो दिया था और कहा था ये गलत है। तो जो कुछ भी बीजेपी की नीतियां हैं उसके खिलाफ वो नजर आ रहे हैं, जो भी बीजेपी के कार्यकलाप हैं उसके खिलाफ वो नजर आ रहे हैं। और अब उन्होंने इंडिया गठबंधन को बधाई दी और जो सीट का बंटवारा हुआ है उस पर, और इसके साथ साथ उन्होंने किसानों को उनकी मांगों को माना जाए, उनका हक मिलना चाहिए, ये भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर पे आंचल जी अब ये समझ में आने लगा है और शायद जयंत चौधरी को भी समझ में आ गया है, या पता नहीं क्या है, समझ में आया कि नहीं आया कह नहीं सकते। लेकिन जो दिख रहा है अब वो ये दिख रहा है कि जयंत चौधरी का मन जो है वो एनडीए से भर गया है और प्रधानमंत्री की जो गारंटियां हैं वो लग रहा है उनको वो मतलब थोथी गारंटियां उनको नज़र आ रही हैं। और जयंत चौधरी को ऐसा समझा जा सकता है। जयंत चौधरी के असल में पिछले दिनों 2-3 जो चीज़ें हुई हैं आंचल जी, उससे समझा जा सकता है कि जयंत चौधरी का मन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में लग नहीं रहा है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जैसे जसप्रीत सिंह के जो आईपीएस थे उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया और उनको खालिस्तानी कहा, उसको लेकर के भी उनका बयान एक ट्विटर पर उन्होंने शेयर किया जयंत चौधरी ने। इसके अलावा उनका एक और जो था वो वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने अभी किसी से कोई समझौता नहीं किया है, किसी से कोई गठबंधन नहीं किया है, मैं अपने लोगों के हित देख करके कोई घोषणा करूंगा। तो ये जो कहना है कि मैं अपने लोगों के हित देख करके कोई घोषणा करूंगा और जब समझौता होगा तो उसकी सूचना मिल जाएगी, ये भी जयंत चौधरी का एक बयान जो है वायरल हो रहा है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ रह नहीं पाएंगे या उनको रहने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो एक काम करना चाहती थी कि इंडिया गठबंधन में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल तो हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को कुछ देने की स्थिति में नहीं है या देना नहीं चाहती है। दोनों बातें एक तरीके से हो सकती हैं। असल में जो फार्मूला यहाँ बना था और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उनका फार्मूला तय हुआ था, उसमें 7 सीटें जो थी वो दी गई थी आरएलडी को लड़ने के लिए लोकसभा की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद उनको 2 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए। अब अगर 2 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है तो जयंत चौधरी 2 सीटें लेना चाहेंगे कि 7 सीटें लेना चाहेंगे। इस गठबंधन में इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो यहाँ जयंत चौधरी अपने दम पे होंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पे जयंत चौधरी की पार्टी का आधा वोट बैंक जो है वो तो पहले झटके में खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का साथ उनको कितना मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी समझे, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। तो सारे गुणा भाग का कैलकुलेशन जो है अब वो जयंत चौधरी शायद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान होगा, सीटों का भी होगा, विश्वसनीयता का तो हो ही चुका है। तो इसलिए अब वो जब पलटी मारने की फिर से सोच रहे हो, जो उन्होंने कहा था कि मैं चवन्नी हूँ जो पलट जाऊँगा, तो पता नहीं वो क्या क्यों कहा था उन्होंने इस तरीके का, लेकिन लग ये रहा है कि शायद वो पलटी मार सकते हैं जिस तरह की चीज़ें सब सामने आ रही हैं। चलिए जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और हमारे तमाम जो दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं आज मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। लगातार वो कमेंट करके नमस्कार कर रहे हैं, तो आप सभी को नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगी कि आगे बहुत बड़े बड़े खुलासे जो है आज हम अपने खरी खरी में करने वाले हैं और कई सारी बातें जो है वो बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से चुनाव का ऐलान होने वाला है और उससे पहले जो बड़ी रणनीति है उस पर इंडिया गठबंधन काम कर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी आखिर क्यों डरी हुई है, क्यों बौखलाई हुई है। आपने इससे पहले ब्रेकिंग में देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। प्रमुख केजरीवाल को जेल में डालने की एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही है कि कैसे इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी प्लान बना रही है। तो बीजेपी जो है वो डर रही है कि इंडिया गठबंधन अगर मजबूत हुआ तो कैसे वो चुनाव में उसको पटखनी मिलेगी। और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो कुछ भी हुआ था उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। तमाम जो दल हैं अभी जो खामोश बैठे हुए हैं क्योंकि दबाव जो है वो बन रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये आप
सभी जान रहे हैं सत्यपाल मलिक लगातार मुखर होकर सरकार की आलोचना कर रहे थे, चाहे वो ईवीएम हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर पुलवामा हो, लगातार वो खुलासे पर खुलासे कर रहे थे। उसके बाद ही उनके ठिकानों पर सीबीआई छापा मार देती है। ईडी के समन जो है वो विपक्ष के नेताओं को मिल रहे हैं। बिहार तक आप देखें, बिहार में लालू यादव की पार्टी को कैसे परेशान किया जा रहा है। इसके साथ ही जो विधायक पलटी मारने वाले थे, जो कुछ भी खेल होने वाला था, उन पर अब शिकंजा कसा गया है। कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है, किसी के पति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो किसी के बेटे पर कार्रवाई की जो है वो धमकी दी जा रही है। तो खुलेआम जो चल रहा है मोदी सरकार में, जो कुछ भी केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टियों के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि अगर चुनाव लड़ना है तो पैसा चाहिए। और अगर अभी से इस तरीके का ऐलान हो जाता है तो वही हाल होगा जैसे कांग्रेस का हुआ। आपने देखा 65 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो चुनाव से पहले अगर पार्टियों का जो धन है, जो वो खर्च करने वाली है, चाहे आप देखेंगे बहुत सारे खर्चे होते हैं, रैलियों से लेकर तमाम जो नेता कार्यकर्ता काम करते हैं उन्हें भी पैसा चाहिए, बैनर पोस्टर से लेकर जो भी विज्ञापन से जो तमाम चीजें होती है वो पैसे से ही होता है। अब ऐसे में अगर चुनाव से पहले अगर उनके पास जो धन है अगर आप उसे जब्त कर लेते हैं, यानी कि पूरी तरीके से आप उस पार्टी को खत्म कर देते हैं, तो अभी ये देखना होगा कि चुनाव का जब ऐलान होता है उसके बाद क्या कुछ होता है। और ऐसे में कई बड़े अहम खुलासे अभी होने वाले हैं और इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे, आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से बीजेपी के नेता हैं, कौन कौन से एनडीए के दल हैं, कैसे बीजेपी से परेशान हैं और कैसे गेम जो है एनडीए का वो बिगड़ रहा है। और दूसरी तरफ क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ चल रहा है हरियाणा में, क्या कुछ चल रहा है असम और मेघालय में, और इसके साथ दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र तक की खबर आपको देंगे इंडिया गठबंधन की। तो अमरेंदु जी, लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं और अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान आया है जयंत चौधरी पर, वो हम आपको सुनाएंगे और बाद में बताएंगे क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी सीटों के बंटवारे का ऐलान कभी भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि सहमति बन गई। हालांकि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शिवसेना की तरफ से जो है वो संजय राउत की तरफ से थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से वहां पर जो कुछ भी चल रहा है और जिस तरीके से शिवसेना और जो शरद पवार की एनसीपी है और जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके लिए जो मोदी सरकार ने मुश्किलें खड़ी की, उसके बाद वो आपस में एकजुट होते हुए नजर आए। यानी कि जो बीजेपी कार्रवाई करवा रही है, जो मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को आपस में एक तरीके से जोड़ रहा है। और वहां पर कांग्रेस के कई लीडरों को भी तोड़ा गया है और ये इसीलिए क्योंकि जो सर्वे आया उसमें बीजेपी और जो बीजेपी प्लस है वो पीछे है, लेकिन कांग्रेस प्लस जो है वो आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की ये स्थिति है, इसीलिए कांग्रेस के भी नेताओं को तोड़ा जा रहा है कि कैसे वहां पर दबाव और एक प्रलोभन जो है वो दिया जाए और अपने पाले में लाया जाए। लेकिन अभी भी जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, वो इंडिया गठबंधन के ही पक्ष में नजर आ रही है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो कभी भी ऐलान हो सकता है। क्या कुछ सहमति बन सकती है अमरेंदु जी? देखिए, मुझे लगता है सहमति बन चुकी है। जो खबरें हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने शायद शरद पवार से और उद्धव ठाकरे से टेलीफोन पे कुछ बातचीत की है, मतलब उनकी दूरभाष पे कोई बातचीत हुई है और उसके बाद वो सारे जो गतिरोध थे वो दूर हो गए हैं और वहाँ भी सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है और उसकी घोषणा होना सिर्फ बाकी रह गया है। तो महाराष्ट्र से भी बहुत जल्दी इसकी सूचना आ सकती है। सूचना ये है कि जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ भी लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव ने जो है वो उनसे ममता बनर्जी से बातचीत की है और वहाँ भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल आया है। तो वहाँ भी इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने बहुत जल्दी आने वाला है, सिर्फ उसकी घोषणा बाकी रह गई है। इधर आम आदमी पार्टी के साथ भी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और यहाँ से भी सूचना आने वाली है। और आज तो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा की है कि चूंकि कांग्रेस के साथ उसका मल्टी स्टेट गठबंधन हो गया है और जैसी ये सूचना आई है तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट बढ़ गई है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया जा सकता है और ये दबाव डाला जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए। तो ये सूचना आ रही है। तो इंडिया गठबंधन की सूचनाएं तो सामने आ गई और ये सामने आ गया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। वहाँ सीटों को लेकर के जो भी विवाद थे वो सुलझा लिए गए। आप देखिए आंचल जी की जो मित्र मीडिया जो है वो जो अभी तक खबरें चला रहा था कि इंडिया गठबंधन कहाँ है और टूट गया है, मैं देख रहा था अभी एक मित्र मीडिया का ही जो एक कार्यक्रम था उसमें दिखाया जा रहा था कि 250 सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट की मतलब सहमति हो गई है। तो क्या मोदी के लिए अब कठिन हो गया है रास्ता? ये मित्र मीडिया जो है उसने अब चलाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि एक हफ्ता भर लगेगा, उसके बाद मित्र मीडिया ये बताने लग जाएगा, उसकी मजबूरी हो जाएगी जब वो देखेगा कि क्या स्थितियां सामने आ रही हैं कि एनडीए किस तरीके से पिछड़ रहा है और किस तरीके से
ये जो है वो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। आज जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने भी ये सवाल पूछा है कि भाई इंडिया गठबंधन की सूचनाएं तो सामने आ रही हैं, क्या एनडीए में कोई सीट शेयरिंग हो गई, उसका कोई फॉर्मूला आ गया, कहाँ सीट शेयरिंग एनडीए की हो गई है? ये अभिषेक मनु सिंघवी ने भी थोड़ी देर पहले सवाल किया है। आंचल जी। जी बिल्कुल। और अमलेंदु जी, महाराष्ट्र की हम चर्चा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में आपको ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर 48 में से 39 सीटों पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी का जो शरद पवार गुट है और इसके साथ ही राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, तीनों के बीच में बातचीत हुई है। राहुल गांधी, आपने भी बताया कि राहुल गांधी ने शरद पवार से बातचीत की है और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे से भी बातचीत की है और बातचीत के बाद फैसला जो है वो हो गया है। तो 48 में से 39 सीटों 39 सीटों पर जो है वो बात बन गई है। तो ये जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पहले ऐलान हो गया कि वहां पर सब कुछ सही है और किसी भी तरीके से कोई विवाद नहीं है। महाराष्ट्र में भी और दिल्ली में भी लगभग पूरी चीजें जो है वो क्लियर हो गई हैं। हालांकि उससे पहले ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल पर और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कभी भी जो है वो ईडी और सीबीआई धमक पड़ सकती है, ऐसा जो है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कहना है, उसका आरोप है। लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर देखा जाए अमलेंदु जी तो सबसे ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में 48 में से अगर 39 सीटों पर बात बन गई है और डील फाइनल हो गई है तो एक बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन को मिली है। निश्चित तौर पे बड़ी कामयाबी है और सबसे बड़ी बात यह जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकल चुका है। देखिए आंचल, जो पिछले दिन लगातार चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी इस समय यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, राहुल गांधी अभी वहां क्यों जा रहे हैं, ये सवाल जो जिस तरीके से उठाए जा रहे थे, उन सवालों के पीछे भी मंशा ये थी कि किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर मतभेदों को जो है वो सामने ला करके रखा जाए, ये बताया जाए कि इंडिया गठबंधन तो एकजुट हो ही नहीं पा रहा है और इनके अंदर तरह तरह के मतभेद हैं। लेकिन वो मतभेद जो है वो अब जब हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी और इसी हमारे डीवी लैब पे ही जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, वो थे एक दिन जिस दिन कांग्रेस के खाते वाते सीज किए गए थे, उस दिन हम लोगों के साथ में, और उन्होंने यही जो थी वो दावे के साथ घोषणा की थी कि आप 10 से 15 दिन रुकिए, 350 सीटों पर 1 to 1 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन का होगा जी। हमारे यहाँ उन्होंने घोषणा की थी पहली बार। तो ये मतलब हम लोग समझ गए थे, हम लोग के पास ये सूचना पहले से थी कि गठबंधन की अंदर बातें चल रही हैं और कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें मुकुल वासनिक जिसके चीफ थे और उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद शामिल थे, वो कमेटी लगातार दूसरे दलों के साथ जो इंडिया घटक के थे उनके साथ बातचीत कर रही थी और उनसे फॉर्मूला ले रही थी और अपना फॉर्मूला दे रही थी और उन पर बातचीत हो रही थी कि किस तरीके से फॉर्मूला निकाला जाए, कहां कौन किस सीटों पर लड़ेगा और किस तरीके से। सवाल ये नहीं कि कौन किस सीटों पर लड़ेगा, जो इंडिया गठबंधन ने फॉर्मूले तय किए हैं वो उस फॉर्मूला ये है कि कौन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा शिकस्त दे सकता है। फॉर्मूला वो होना चाहिए। सवाल ये नहीं है किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, किसको कितनी सीटें नहीं मिल रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इंडिया गठबंधन का लक्ष्य साफ है कि उसको जो गठबंधन करना है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उसने निकाला है, वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से सामूहिक रूप से चुनौती देनी है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी। और महाराष्ट्र में तगड़ा झटका बीजेपी को लगा है, जो उसका एनडीए गठबंधन है उसे लगा है, क्योंकि अभी तीनों दलों के बीच में जो शिंदे का गुट है और जो अजीत पवार का गुट है और जो बीजेपी है उसके बीच में एक तरीके से लड़ाई चल रही है और बात नहीं बन रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो महाविकास अघाड़ी भी उसे बोल सकते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे उनके बीच में बातचीत जो है वो हो गई है, सहमति बन गई है। कभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। तो एक तरफ जो है वो कांग्रेस प्लस की बातचीत बन गई है, सहमति हो गई है और कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रही है कि बीजेपी के पास कोई बड़े लीडर नहीं बचे हैं और इसीलिए हमारे नेताओं को वो इंपोर्ट कर रही है। कैसे कांग्रेस के नेताओं को दबाव बनाकर अपने पाले में ला रही है, क्योंकि स्थिति महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा, महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खराब है वो बीजेपी की है। 2 दलों को उन्होंने तोड़ा, उसके बाद भी बीजेपी आज इतनी बुरी स्थिति में है कि अब पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को अपने पाले में ला रही है। लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद पूरा नजारा जो है वो पलट जाएगा, बाजी पलटेगी और इसी की चर्चा हम आगे कर रहे हैं, विस्तार से इस पर आगे आपको बताएंगे। लेकिन अमलेंदु जी, अब महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, हालांकि अगर वहां पर गठबंधन नहीं होता तब भी फायदा इंडिया गठबंधन को ही होता, इस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं।
लेकिन जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए टीएमसी तो साथ है ही नहीं इंडिया गठबंधन में, ममता बनर्जी तो अलग ही चुनाव लड़ रही हैं, तो उस नैरेटिव को कैसे खत्म किया जाए, कैसे इंडिया गठबंधन को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं उसके लिए गठबंधन हुआ है। और ये गठबंधन उन सीटों पर हुआ है जहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे लड़ सकती है उन सीटों को लेकर। तो इस वक्त बताया जा रहा है कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। बातचीत हो गई है राहुल गांधी, लालू यादव और इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से बातचीत की है, चारों के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद डील डन हो गई है, कभी भी घोषणा की जा सकती है। हालांकि सीटों को लेकर चर्चा यह हो रही है कि जो सीटें कांग्रेस ने मांगी थी उनमें से कुछ सीटें तो क्लियर हो गई हैं कि हाँ ठीक है आप इन सीटों को ले लीजिए, लेकिन कुछ सीटें जो हैं वो अभी भी उस पर एक तरीके से संशय बना हुआ है। हालांकि कभी भी उस पर भी बात जो है वो बन सकती है, लेकिन हाँ कितनी सीटें देनी है ये डील पक्की हो गई है। और बताया जा रहा है कि 5 से 7 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है। हालांकि अमलेंदु जी आपको याद होगा ममता बनर्जी पहले ये कह रही थी कि सिर्फ 2 सीटें ही हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन अब अगर आप देखिए तो वो दबाव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से भी की जा रही थी। अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर रहे हैं, कांग्रेस भी दबाव बना रही थी और ये दिखा रही थी कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस को आप 2 सीटें देती है तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के साथ न्याय नहीं होगा। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो जो नैरेटिव बन रहा था कि कांग्रेस देखिए बहुत कमजोर है, ममता बनर्जी तो लड़ना ही नहीं चाहती हैं, 2 सीटें तो उन्होंने दे ही दी है। जी अमलेंदु जी देखिए असल में जो नैरेटिव की बात है मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ने भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की और वो नैरेटिव ये था कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अपना नैरेटिव बनाने दो, देखते हैं कि ये क्या नैरेटिव बनाते हैं, उसके बाद फिर उसका जवाब जो दूसरे नैरेटिव से दिया जाएगा। जी जी सॉरी। तो अब जो इंडिया गठबंधन का नैरेटिव सामने आ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव ध्वस्त होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के फार्मूले हर राज्य से सामने आते जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा है कि इंडिया गठबंधन तो सारे राज्यों में अपनी डील डन करता जा रहा है, उसकी घोषणाएं होती जा रही हैं, वो सामने आती जा रही हैं। एनडीए में क्या स्थिति है, तो ये जो जिस तरीके से आई, तो पश्चिम बंगाल में भी स्थिति जो थी वो इंडिया गठबंधन के बीच में जाहिर सी बात है कि वो अच्छी नहीं थी, एक तरीके से कहा जाए। जो चीज़ें सब सामने आ रही थी, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के वहाँ तनाव था, और खासतौर से ममता बनर्जी और लेफ्ट को लेकर के जो मतलब टीएमसी और लेफ्ट को लेकर के जो तनाव है वो अभी भी तनाव है और शायद लेफ्ट जो है वो ममता बनर्जी के साथ नहीं जाएगा। ये इस तरीके की रणनीति हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट और ममता बनर्जी एक साथ नहीं आ सकते, वहाँ ये हो सकता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो ममता बनर्जी के साथ जाएगी और जिन सीटों पर कांग्रेस होगी वहाँ लेफ्ट जो है वो कांग्रेस को समर्थन देगा। तो ये एक रणनीति एक तरीके से है। ये रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाली जो वो दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव इसीलिए अब टूटना शुरू हो गया। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मित्र मीडिया जो अब वो भी इस तरह की बातें करने लगा कि क्या 250 सीटों पर फाइनल हो गया है और सामने चुनौती मिल गई है और मोदी जी के लिए कठिनाई होती जा रही है। असल में जो प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे थे कि 370 आएंगी भाजपा की और 400 सीटें आएंगी एनडीए की, तो वो इसी के ऊपर आशान्वित थे कि इंडिया गठबंधन में कोई सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकलेगा और सारे दल जाकर अलग अलग लड़ेंगे। अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलता जा रहा है और ये तय होता जा रहा है कि लगभग 350 सीटों पर सीधे 1-to-1 कैंडिडेट जो है वो इंडिया गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बिखराव की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन नेताओं को दबाया है वो नेता भी अब सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में कोई फायदा है या नहीं है। बाकी आगे आप बताएंगे यहाँ चलिए, तो मैं वो बात आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, और कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके नाम आप दिमाग में जो है वो सोच रहे होंगे, क्योंकि लगातार उन नेताओं की चर्चा होती रही है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो पाला बदल सकते हैं चुनाव के ऐलान के साथ ही। तो क्या कुछ होगा आगे वो देखेंगे और अभी उन नामों का खुलासा जो है वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। हालांकि चीजें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी तो आने वाले दिनों में नामों का पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि कई बड़े दिग्गज नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं और अंदर से तैयारी हो गई है। कई लोगों की बातचीत तो है दूसरे दलों से हो रही है और कैसे पार्टियों के साथ आगे बढ़ा
लड़ा जाए और कैसे क्या कुछ चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाए। तो जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव जो है हमारे देश में आने वाला है। और अगर अभी से आप देखेंगे तो बाजी जो है वो पलटी हुई नजर आ रही है। अमरिंदु जी, अभी कुछ दिन पहले से जैसे नीतीश कुमार गए थे उसके बाद नैरेटिव की ही चर्चा कर रहे थे हम। नैरेटिव जो ये बना दिया गया था, इंडिया गठबंधन टूट गया, तमाम दल जो है वो बिखर रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये है कि बिखर अगर कोई रहा है तो वो एनडीए बिखर रहा है, ना कि इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो या अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कैसे बातें जो है वो बन रही है सीट शेयरिंग को लेकर। और अभी हम महाराष्ट्र से आकर पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रहे थे अमरिंदु जी, तो मैं यहां पर ये बताना चाहूंगी कि जो हम ये कह रहे हैं कि 5 से 7 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, अब इनमें से 3 सीटें जो हैं उस पर बात जो है वो बन गई है कांग्रेस के लिए। बहरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग जो है वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच में अभी 3 और भी सीट हैं जिस पर बातचीत चल रही है। ये सीटें जो है वो जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और पुरुलिया है, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। तो 5 से 7 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। सीटों के नाम जो है वो हमने बता दिए। एक बार फिर से जो है मैं सीटों का नाम जो है एक बार फिर से दोहराऊंगी। बहरामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग, ये 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा चुकी हैं। जंगीपुर और मुर्शिदाबाद और पुरुलिया, ये 3 सीट जो है इस पर अभी भी चर्चा चल रही है। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है, क्या कुछ इंडिया गठबंधन में हो रहा है। और भी अगर देखा जाए तो टीएमसी और कांग्रेस के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें अमरिंदु जी ये जो गठबंधन की बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, वो पश्चिम बंगाल की, लेकिन टीएमसी जो है वो ये मांग कर रही है कि असम और मेघालय में भी उसको एक एक सीट मिल जाए। ये मांग टीएमसी की है। तो मेघालय की अगर सीटों पर नजर डालें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, तो उनमें से एक टीएमसी मांग कर रही है। 14 सीटों में से असम में एक टीएमसी मांग कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को भी एक सीट कांग्रेस दे चुकी है। जो हम सूत्रों के हवाले से हमने अभी तक जो खबरें बताई हैं उसके मुताबिक एक सीट असम की आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है। अब एक सीट टीएमसी भी कांग्रेस से मांग रही है। 14 सीटें लोकसभा की असम में है, मेघालय में 2 हैं। मेघालय में एक सीट टीएमसी कांग्रेस से मांग रही है। तो ये स्थिति जो है वो असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल की बनी हुई है। बाकी हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की चर्चा जो हम पहले कर चुके हैं कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है। गुजरात को लेकर भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या कुछ बातें जो है वो हुई है। हालांकि अभी भी कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है, उससे पहले दबाव बनाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल पर भी आधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन वहां पर उत्तर प्रदेश में इसकी आधिकारिक घोषणा हो गई है। और घोषणा जो हुई है वो 17 सीटों की हुई है। इसके साथ ही जो 63 सीट जो है वो सपा के खाते में गई है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने वहां पर एक बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश यादव ने अपने पास जो सीटें रखी हैं उनमें से भी उन्होंने तमाम दलों को देने का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। और इसमें वो सबसे बड़ी पार्टी जो उनके निशाने पर है वो है आरएलडी, जयंत चौधरी की पार्टी। जी हाँ, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे लगातार कि अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया जयंत चौधरी को लेकर। और जयंत चौधरी को लेकर सबसे पहले अगर एक तरीके से पहला बयान जो उनका आया है वो अभी आया है। और इंडिया गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है और कैसे सीटों का बंटवारा हुआ है इस पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो सबसे बड़ा बयान जयंत चौधरी पर, और जयंत चौधरी पर पहली बार खुलकर अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी हैं। मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो बयान आपको सुनाएंगे अमरिंदु जी। ये बहुत बड़ा बयान अखिलेश यादव का है। एक तरफ जयंत चौधरी बयान देते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को बधाई और किसानों के हक की बात रखते हैं और लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि जाट जो हैं वो उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं आप बीजेपी रही, बल्कि आप इंडिया गठबंधन के में रहिए, आप सपा और कांग्रेस के साथ रहिए। तो एक दबाव उन पर यह भी, और किसानों का जो आंदोलन है वो तो उन पर दबाव दिखाई ही दे रहा है। भले ही भारत रत्न मिल गया हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं और जो उनका वोट बैंक है जब वही उनके पास नहीं रहेगा तो वो बीजेपी के साथ जाकर क्या करेंगे। तो इसीलिए अब वो इंडिया गठबंधन में वापसी करना चाहते हैं। और इस पर अखिलेश यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये कह दिया है कि अभी भी मेरे पास 63 सीटें हैं और दरवाजे जो है वो लोगों के लिए खुले हैं, अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने क्या कुछ कहा, ये बयान आपको सुनाएंगे, सुनिए। मेरे साथी 2 बड़े के 7 बड़े हैं, बड़े हैं तो फिर 7 तो हमने दिया था। अगर हमारे पत्रकार साथी को नहीं कोई नहीं दिया, ये गलत बात है। राजनीति में समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा सफर करना है। और 1 मिनट, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे पे सूची है मोबाइल पर, नाम किसने दिए, नाम कौन चाहता था, नाम मांगे गए, नाम दिए गए। कोई भी आरोप ये नहीं लगा सकता है कि समाजवादी पार्टी थोप रही है। और फिर हरिंदर मंडल जी के लिए मैंने ये कहा कि ये बातचीत कर लेंगे आपके दल से,
और बातचीत में अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे और अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो हमें बताएंगे, और परिवार के उनका कोई सदस्य लड़ेगा तो हरिंदर मलिक जी नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारी पार्टी के प्रति इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि पार्टी ने आपको सम्मान दिया और हमारी कोशिश रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी से लगाव केवल आप लोगों को तो है ही है, हमारा भी लगाव है, नेताजी का लगाव रहा, पार्टी का लगाव रहा, इसलिए हम चाहते थे वो पार्टी आगे बढ़े। और याद करना, जब पहली बार तबस्सुम हसन जी जीती थी तो मैंने क्या कहा था कि ये चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को मैं वापस कर रहा हूं, और जीरो से हमने कितने विधायक समाजवादियों ने मिलकर के बनाए, जीरो से। मैं ये चाहता था कि हर सदन में हैंडपंप दिखे, लेकिन अब आपकी मर्जी, अगर आपको 2 नंबर ज्यादा लग रहा है बड़ा साथ से, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट, अरे भाई आप जब सीट छोड़ दोगे तो हम किसी को तो अमलेंदु जी, ये बड़ा बयान जो है वो अखिलेश यादव का है, और अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि अभी भी मेरे पास 63 सीटें हैं। हालांकि ये जो बयान हमने आपको सुनाया, इस बयान में वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लगाव जो है वो रहा है चौधरी चरण सिंह के लिए, और इसके साथ ही आरएलडी को हम ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो ये सारी चीजें अखिलेश यादव की तरफ से कही गई, और साथ ही मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी ये बातें कही गई कि अगर कोई भी जयंत चौधरी के परिवार से चुनाव लड़ता है तो वहां पर अपने उम्मीदवार जो है उनको हटा लेंगे। अब ये सारी बातें जो उनकी तरफ से रखी जा रही है, साफ तौर पर एक इशारा है कि आरएलडी को लेकर, जयंत चौधरी को लेकर, और साथ ही जो नंबर गेम उन्होंने वहां पर चला और ये बताया कि अगर आपको 2 ज्यादा बड़ा लग रहा है 4 से, तो फिर हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, बाद में उनका एक बड़ा बयान आया है कि 63 सीटें जो है वो अभी भी हमारे पास हैं, और अगर कोई भी आना चाहता है तो उसका स्वागत है। अमलेंदु जी, देखिए निश्चित तौर पे, और ये मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने बहुत समझदारी की बात जो है वो कही है, वो बहुत समझदारी की बात दिखाई है। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव ने कही है, मुझे लगता है कि उसको जयंत चौधरी को शायद सुनना चाहिए, समझना भी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो उनकी राजनीतिक विरासत उनको लौटा रहा था, और हमारे मतलब चौधरी चरण सिंह के साथ संबंध जो है वो है, और कैसे संबंध है, मतलब राजनीतिक विरासत के संबंध है। मैं बहुत पीछे ले जाना चाहता हूं आंचल जी, जब चौधरी चरण सिंह साहब का जो था वो एक समीकरण हुआ करता था अजगर, उसमें होता था अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, और फिर वो हुआ मजगर कि उसमें मुस्लिम भी फिर जुड़ गए। तो ये फॉर्मूला जो था वो मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर के हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव जो थे वो डॉक्टर लोहिया के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने राजनीति आगे चल करके जो बढ़ाई वो चौधरी चरण सिंह की ही राजनीति को आगे बढ़ाया, और चौधरी चरण सिंह के बाद उत्तर प्रदेश में अगर किसान नेता के रूप में किसी की छवि बनी तो वो मुलायम सिंह यादव की छवि बनी, और चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत भी मुलायम सिंह यादव को ही मिली। जिस समय चौधरी चरण सिंह जो थे मृत्युशैया पर थे, उस समय लोकदल का विभाजन हुआ, और उसमें लोकदल आ और लोकदल बा बने, यानी लोकदल आ चौधरी अजीत सिंह का, लोकदल बा था वो बहुगुणा का, उसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी थे। तो मुलायम सिंह यादव ने पूरी जिंदगी भर जो राजनीति की वो चौधरी चरण सिंह की जो किसान राजनीति थी वही राजनीति चौधरी उन्होंने की, मुलायम सिंह यादव ने। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल का इलाका है या मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ सब जो थे वो चौधरी साहब को जो थे वो यही समझा करते थे कि जाट और अहीर मतलब जो होते हैं, जाट और यादव जो हैं वो एक ही होते हैं। यही जो था वो जाता था, एक तरीके से कहा जाए वो जनता के बीच में परसेप्शन था। तो मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह को लेकर के उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, वो चौधरी साहब के साथ था, और चौधरी साहब का भी मुलायम सिंह यादव के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। तो यहाँ जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने बहुत दूरदर्शिता दिखाई है, और बहुत एक तरीके से कहा जाए पारिवारिक संबंधों का जो हवाला भी जिस तरीके से दिया है, वो मुझे लगता है कि जयंत चौधरी के ऊपर कुछ ना कुछ उसका असर होना चाहिए, और शायद वो असर हो रहा है। जयंत चौधरी जो अब बातें कर रहे हैं वो शायद उस असर की ही बातें कुछ ना कुछ इस तरीके से हो रही हैं। तो हो सकता है कि जयंत चौधरी भी जो है कुछ समय में पलटी मारते हुए नजर आए जी। और अगर पलटी नहीं मारेंगे तो उनके ऊपर जो आपने बात कही बात वो भी है कि किस तरीके से किसान आंदोलन का दबाव है। आप मतलब जो जयंत चौधरी की जो राजनीति है वो है किसके दम पे, किसानों के दम पे ही है ना। और किसानों के साथ ये सरकार जिस तरीके का बर्ताव कर रही है, और जिस तरीके से अभी खबरें आई हैं कि हाँ शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके से उनका दमन करने की कोशिशें की हैं, जिस तरीके से सब अब था कि कल जो है वो NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है और आज फिर जो उसको दबाव में वापस दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि जयंत चौधरी के ऊपर अपने वोटर्स का और अपने समाज का भी दबाव भी जो है उनको ऊपर पड़ रहा है। आपने यही बात जो भी बताई थी आंचल जी। जी अमलेंदु जी, तो हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि एक तरफ ये जो बातें हैं वो इंडिया गठबंधन को लेकर हो गई, लेकिन अब जो खुलासा हम करने जा रहे थे, सबसे बड़ा जो खुलासा होने वाला था एनडीए को लेकर, अब उस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से एनडीए में टकराव की स्थिति बन गई है। और टकराव की स्थिति जो बनी है, अब वो जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, जैसे ही घोषणा की जाएगी, उसके बाद एक एक दल जो है वो एनडीए से निकलकर बाहर होंगे। तो
कौन कौन से दल और आखिर क्या टकराव की स्थिति बनी हुई है, परेशानी कहाँ है, दिक्कत क्या कहाँ है, वो आपको हम बताते हैं और समझाते हैं कि कौन कौन से दल हैं और कई बड़े दल हैं जो एनडीए में एक तरीके से बड़ी भूमिका निभाते हैं। वैसे एनडीए में है तो बहुत सारी पार्टियां, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है। नाम की वो पार्टियां हैं कि कैसे नेताओं को अपने साथ लाया जाए ताकि किसी भी तरीके से वो सरकार के लिए मुसीबत या परेशानी ना खड़ी करें। अमरिंदर जी, बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि कोई जनाधार वाले बड़े दल सामने नहीं आते। हालांकि जो जनाधार वाले दल हैं थोड़े बहुत, उन पर अब किस तरीके से उनके साथ बीजेपी की नहीं जम रही है, क्योंकि अब वो भी अपना हक मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं। बीजेपी ये चाहती है कि तमाम जो दल हैं वो हमारे साथ रहें और हमारा ही होकर रहें, एक तरीके से बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार सब कुछ करें और बस वो हमारे साथ, एक एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी, उस एनडीए को बीजेपी ही समझती है। ऐसे में उनका कोई अस्तित्व ना रह जाए, इस पर वो बीजेपी काम कर रही है। लेकिन अब उनको ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, जहां पर देखिए सारी चीजें चल रही है, वहां पर सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजों को, कैसे एक एक दल को वहां पर मान सम्मान दिया जा रहा है, सब अपनी बातें रख रहे हैं। यहां पर हम अपनी बात रखने की हिम्मत में एक तरीके से कोई वजूद ही नहीं है कि हम बात कैसे रखें। तो उन्हें भी इस चीज का अंदाजा लग रहा है, इस चीज के लिए अब वो भी जब खुलकर अपनी बात रख रहे हैं तो टकराव की स्थिति बन रही है। अब ऐसे में ओपी राजभर, अमरिंदर जी, ओपी राजभर, और अगर किसी को भी नीतीश कुमार के बाद अगर पलटने में सबसे ज्यादा नाम किसी का लिया जाता है तो ओपी राजभर, और सब लोग यही कहते हैं अगर किसी भी तरीके से कि देखिए राजनीति के ये ओपी राजभर हो गए। अगर कोई भी मीडिया में बहुत सारे, अगर मैंने ये देखा है कि कोई बहुत इधर से उधर करता है या बहुत सारे कभी इधर कभी उधर या विचारधारा को लेकर अगर कोई पलटता रहता है तो लोग यही कहते हैं राजनीति के ओपी राजभर है। तो ओपी राजभर की भी नहीं बन रही है और उनके विधायक तो साफ मना कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर कि हम तो वोट ही नहीं करेंगे, और ये स्थिति बन गई है। तो कभी भी ओपी राजभर भी पल्ला झाड़ सकते हैं क्योंकि उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहा कुछ भी एनडीए में। इसके साथ ही जयंत चौधरी की हम चर्चा कर रहे थे और लगातार बता रहे हैं कि आखिर क्यों उसका क्या कुछ हुआ है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लगातार हम खबरें दे रहे हैं कि आखिर जाट, किसान और इसके साथ ही क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बीजेपी के साथ क्यों नहीं बन रही है। सीटों की संख्या भी जो है वो इंडिया गठबंधन में ज्यादा है उनके पास, तो ऑफर जो है वो बेहतर जो है वो इंडिया गठबंधन का है, इसलिए जयंत चौधरी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर तो हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो लगातार आरजेडी की तारीफ करते आए हैं, चाहे वो बीमा भारती हो, गोपाल मंडल हो, और तमाम जो विधायक है 16 से 17 विधायक जो है वो लालू यादव के संपर्क में हैं। नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा है और नीतीश कुमार का मन इधर भी नहीं लग रहा है और कई सारे कारण हैं। कारण तो यहां तक बताया जा रहा है अमरिंदर जी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही उनके लिए मुसीबत बन गए हैं और 2024 में ही पार्टी को खत्म करने की बीजेपी रणनीति बना रही है, तो इस वजह से भी वो पलटी मार सकते हैं। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जो है जेजेपी, जजपा। अब अमरिंदर जी, मुझे याद है कि जो पिछला चुनाव हुआ था हरियाणा में और वहां पर किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था और दुष्यंत चौटाला जो है वो लड़ाई ही बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। और मुझे याद है कि तमाम जो जाट हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं जी, बीजेपी ने ऐसा किया है और इस बार हम दुष्यंत चौटाला को जिताएंगे और उन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चुनाव हो जाता है और जनता को पागल बनाते हुए, जनता को मूर्ख समझते हुए कैसे एक गठबंधन बनता है और वो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बनता है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर अमित शाह किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो एक प्रलोभन के चक्कर में जेजेपी आती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से जो है वो बीजेपी के द्वारा खत्म की जा रही है। इस बात को वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं और एक तरीके से उन्हें ये पता चल रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो कुछ भी उनका बचेगा नहीं, तो वो भी एनडीए से निकल सकते हैं। लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है और बीच में तो बयानबाजी भी तेज हो गई थी क्योंकि राजस्थान में बिना उनके गठबंधन उनके साथ उन्होंने चुनाव बीजेपी ने नहीं लड़ा था और इसके बाद ही अब हरियाणा में भी एक तरीके से चीजें जो है वो हो सकती है और बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर दुष्यंत चौटाला पर जनता तो जो कुछ भी हुआ चुनाव के बाद उसके बाद तो वो विश्वास नहीं कर रही है, तो उनको अपने साथ लेने से भी कोई बड़ा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो कुछ भी वोट बैंक है और जो चीजें हैं वो दुष्यंत चौटाला के लिए स्थिति खड़ी कर रही है कि वो बीजेपी से अलग हो जाए और उसके बाद चुनाव लड़े, तभी उनको फायदा मिल पाएगा, नहीं तो फिर उनका भी हाल बेहद बुरा होने वाला है। और एआईएडीएमके की अगर हम बात करें अमरिंदर जी, तो उसने तो साफ ये कह दिया कि हमने पूरे दरवाजे ही बंद कर लिए हैं और अन्नामलई और तमाम लोगों को लेकर जो उनकी बातें कही जा रही हैं उनके तरफ से और बताई जा रही है कि बीजेपी जो है वो अपमान कर रही थी, तमाम चीजें उनकी तरफ से खुलासा जो है वो किया गया है। इससे ये साफ हो गया कि सिर्फ यहीं पर उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि साउथ में भी बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो छोड़ छोड़कर अब निकल गए हैं और निकल तो गए हैं, साथ ही उन्होंने अपने दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर लिया। कुंडी जो है उन्होंने बहुत मजबूत लगाई है और ये कहा है, साफ तौर पर आकर कह दिया कि नहीं जी, हमारा दरवाजा बीजेपी के लिए बंद हो गया, हम नहीं खोलने वाले।
तो जयललिता की जो पार्टी है उसने भी ऐसे ही कर दिया है। अकाली दल को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि किसान आंदोलन की वजह से वो भी बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहती, वो भी एनडीए में नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो भी अब एक तरीके से जो चर्चाएं चल रही थी कि वो एनडीए में रहेगी और बात जो है वो बन रही है, चीजें जो चल रही है वो भी इस पर विचार बिल्कुल नहीं कर रही है और वो भी बीजेपी से दूरी बनाए हुए है। अमरेंदु जी, ये तमाम पार्टियां हैं, ये तमाम जो दल हैं, कैसे कैसे टकराव की स्थिति बीजेपी के साथ बनी है और कैसे कैसे वो अलग थलग पड़े हुए हैं। और इसके साथ एक बड़ी बात आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी चीजें सही नहीं चल रही हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे का गुट हो या फिर अजीत पवार का गुट हो, आपस में जो कुछ भी यहां तक कि जान लेने की जो एक तरीके से खबर आई कि कैसे नेता आपस में ही जान ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में भी चल रही हैं। तो एनडीए पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अमरेंदु जी, बिल्कुल आंचल जी, आपने सही कहा, एनडीए बिखरता हुआ नजर आ रहा है। बिखरता हुआ नजर क्यों आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। एक तो सबसे पहला कारण ये कि आंचल जी, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बनाई 5 लोगों की, और उस कमेटी ने सारे दलों के साथ आपस में बातचीत की कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे मांगा गया कि आप कहाँ से कितनी सीटें लड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस ने फिर अपनी सूची दी कि भाई हम इतनी सीटें यहाँ से लड़ना चाहते हैं। उसके बाद फिर उसमें गतिरोध आए, जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर के गतिरोध आएंगे, हर दल अपना बड़ा हिस्सा लेना चाहेगा, तो वो सब चीज़ें आई, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया गया। उस कमेटी ने मिलकर के सब चीज़ें सॉर्ट आउट की और फिर बड़े नेताओं की फाइनल में जाकर के बातचीत हुई और वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। सवाल ये है कि एनडीए में जो छोटे दल हैं वो किसके साथ बातचीत करें सीट शेयरिंग के लिए जी। क्या जेपी नड्डा की स्थिति है कि वो कोई सीट दे सकते हैं? जेपी नड्डा अपनी सीट तो दे नहीं सकते, घोषणा कर नहीं सकते, तो किसी दूसरे दल के साथ जेपी नड्डा क्या बात कर सकते हैं? अमित शाह से बात करने की स्थिति क्या किसी की है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी की बात करने की स्थिति है? नहीं है। तो इसलिए भी एनडीए के बीच में एक दरार इसलिए पैदा हो रही है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है अपने सहयोगियों को लेकर के, वो नीति ये रही है कि तमाम सहयोगियों को तोड़ दो, और भारतीय जनता पार्टी ने यही किया। एआईएडीएमके को तमिलनाडु में तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, जेडीएस को तोड़ा उसने कर्नाटक में, वहाँ भी टूट हो गई जेडीएस के अंदर। जनता दल यू को बिहार में तोड़ा, वहाँ भी अलग हो गए उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया उनके साथ, नीतीश कुमार के साथ। इसी तरीके से एलजेपी, जो कि हनुमान कहे जा रहे थे मोदी जी के, उनके सांसदों को ही तोड़ दिया, और यहाँ तक कि रामविलास पासवान का बंगला जो था वो उठा के खाली करा दिया और रामविलास पासवान का चित्र जो था वो सड़क पे फेंकवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। तो ये सब जिस तरीके की चीज़ें हुई, अच्छा इसी तरीके से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, शिवसेना को आपने तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को लगा दिया है। तो ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ किया है, तो उसके सहयोगियों में इसको लेकर के भी चिंताएं हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ भी लिया, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद और चुनाव से पहले भी किस किस को तोड़ सकती है। ये भी संशय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के बीच में है। जबकि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव में जा रहा है, और इस मजबूती के साथ चुनाव में जा रहा है कि उसके लोग जो है वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये स्थिति नहीं है, तो इसलिए जो है वो एनडीए बिखर रहा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब्जा किया है, आज ही जो एडीआर है उसकी एक रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों के अंदर 1000 नेताओं को भर्ती किया है दूसरे दलों से ला करके। 1000, एक आध नहीं, 1000। और उन 1000 नेताओं में से जो 7 लोग जो हैं वो तो राज्यों की कमान संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर था, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता थे, वो मोदी जी ने उठा करके एक किनारे धकेल के कर दिए, और सारा कब्जा भारतीय जनता पार्टी पे बाहर से आए हुए लोगों का होता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके मन में भी अब ये बात जा रही है कि मोदी जी तो बाहर के लोगों को लाकर के यहाँ भर रहे हैं, और यहाँ तो बड़े नेता जो है, अब बताया जा रहा है कि बहुत से नेता उनमें 75 पार होने जा रहे हैं, तो मोदी जी 75 पार हो जाएंगे, लेकिन वो मार्गदर्शन मंडल में नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरे बड़े नेता अगर वो 75 पार है, 75 के आसपास भी हैं, तो उनको जो मार्गदर्शन मंडल में पहुँचा दिया जाएगा। तो कोई भी नेता जो है वो मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार नहीं है, वो राजनीति करना चाहता है, वो चाहे 75 से ज़्यादा का हो, चाहे 75 से कम का हो। तो जिनको भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजनीति करनी है, और जिनको भी हटाया गया है पर्चियाँ निकाल के, वो सब भी ये सोच रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार कहीं उनका मौका लग गया धोखे से भी, तो ये सारे नेता जो है वो एकदम निपटा दिए जाएंगे। तो निपटना कोई नहीं चाहता है राजनीति में, सबसे बड़ी बात ये है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वो बड़े नेता जिनको मोदी जी निपटा रहे हैं और जो निपटना नहीं
जाते हैं वो भी जो है एक तरीके से बगावत के लिए तैयार हो रहे हैं और चुनाव की आप घोषणा होने दीजिए। जो खबरें हैं वो खबरें यही हैं कि चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त तरीके से भगदड़ मचेगी, जिसको रोकना मोदी जी के बस में नहीं होगा। आंचल जी। जी अमलेंदु जी, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे तमाम जो दर्शक हैं उन सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी और इसके साथ ही अमलेंदु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम हमारे जो दर्शक साथी हैं उन सभी से मैं जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर और एनडीए को लेकर हमने बातचीत की और जो कुछ भी हमने मुद्दों पर चर्चा की, आई होप आपको पसंद आया हो। तो मैं आंचल आपसे चाहूंगी इजाजत।